हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.58 जिसमें वो हमें कहता है कि यूज़ करें नॉर्टन्स थ्योरम का जो फाइंड आउट करने के लिए आई नॉट को इन दिस सर्किट। तो बच्चों इस सर्किट के अंदर हमने नॉर्टन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आई नॉट को कैलकुलेट करना है। तो नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हुआ हूँ एग्जाम्पल्स में भी, लर्निंग असेसमेंट्स में भी, और इसकी आपको कंसेप्चुअल वीडियो भी मिल चुकी होगी। उस वीडियो से आपने समझ लेना नॉर्टन्स थ्योरम होता क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इसमें भी। तो देखो बच्चों, असल में नॉर्टन्स जो था ना, वो थेवेनिन्स से काफ़ी क्या हो गया था जी, मतलब कि उससे मुतासिर हो गया था, यानी कि काफ़ी मोटिवेट हो गया था कि थेवेनिन्स ने यार क्या तरीका निकाल दिया, इतने इतने बड़े सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ये छोटा सा तरीका लगाएगा और इतना बड़ा बड़ा सर्किट, कम्प्लेक्स सर्किट ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इसने सोचा मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। उसने वोल्टेज बच्चों VOC निकाले, यानी कि थेवेनिन्स ने, इसने निकाली करंट ISC। बाकी इसने थोड़ा मिलता जुलता भी काम किया उसके साथ। तो देखें इसने पता क्या कहा था, इसने कहा था जहाँ पे जिस वायर में आपने आउटपुट कैलकुलेट करनी है ना, जिस वायर में भी आप आउटपुट आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, जो भी आपकी वायर जहाँ, यानी कि जो भी आप चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हो वो आपका रिजल्ट ही हुआ ना, आउटपुट ही हुई। उस वायर को आपने शॉर्ट करके उसमें ISC करंट के नाम से करंट को फ्लो करवा देना करना है, हमेशा राइट साइड पे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट साइड में एक ही बात होती है, ठीक है, अपवर्ड फ्लो नहीं करवाना, ठीक है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में, और लेफ्ट साइड पे फ्लो नहीं करवाना, ये उसने कहा हुआ है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास ये जो सर्किट था बच्चों, देखे मैंने फिर से रीड्रा किया, ये आपने करना है, ये आपने खुद बनाना है, ये कोई आपको किताब वाले ने नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो देखे मैंने क्या किया, इस वायर के अंदर मेरे पास आई नॉट यानी कि मेरी आउटपुट है जिसे मैंने कैलकुलेट करना है जैसे कि उसने बोला हुआ है। तो मैंने इस वायर को शॉर्ट वायर से रिप्लेस करके ISC को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया, क्योंकि ये एक वायर है जो कि अप, या तो करंट अप हो सकती है या डाउन हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला है, नॉर्टन कहता है या तो करंट को आप डाउनवर्ड फ्लो करवाओ या अपवर्ड, या क्या नाम है, मतलब राइट साइड पे फ्लो करवाओ। तो मैंने अपवर्ड नहीं फ्लो करवानी, डेट्स वाई यहाँ पे बस दो ही ऑप्शन थे, या तो डाउन या अप तो हम करवा नहीं सकते, डेट्स वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने ISC के नाम से करंट को फ्लो करवा दिया। बाकी देखें सर्किट एज इट एज है। अब मुझे ISC की पहले बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ये नॉर्टन्स का कहना था। तो ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्रू बच्चों लूप एनालिसिस टेक्निक यहाँ पे लग सकती है, ठीक है। लूप एनालिसिस टेक्निक काफ़ी ईजी रहेगी हमारे लिए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास कितने लूप बनते हैं, देखें ये लूप 1 है बच्चों, यहाँ पे एक करंट ले लेते हैं I1 के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये एक दूसरा लूप है, यहाँ पे एक करंट ले लेते हैं I2 के नाम से। सबको अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करवाना है, ये मैंने शुरू में बताया हुआ है KVL कैसे लगाते हैं। KVL की आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ की वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये तीसरा हमारे पास लूप है, यहाँ पे हम I3 के नाम से करंट फ्लो करवा देते हैं। आप देखें ISC को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये लूप 1 और लूप 3 के दरमियान आ रही है ये करंट। तो लिहाजा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखें ISC इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन बनेगी, ज़रा गौर कीजिएगा, जो करंट इसके अकॉर्डिंग चल रही है वो प्लस में लिखती जाएगी, जो इसके मतलब के मुखालिफ चल रही है वो माइनस में लिखती जाएगी। देखें I1 जो है ऐसे डाउनवर्ड आती है, इस जगह पे आके डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जा रही है, डेट्स वाई I1 प्लस में लिखी जाएगी। और I3 क्या करती है, अगर इसको ऐसे घुमा के देखा जाए तो यहाँ पे आके ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि इसके मुखालिफ जाती है, डेट्स वाई ये आ जाएगा I1 माइनस I3। यानी कि मुझे दोनों करंट्स की वैल्यू चाहिए, जो यानी कि जब मैं I1 में से I3 की वैल्यू को माइनस कर दूंगा मुझे ISC ऑलरेडी मालूम हो जाएगी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं काम अपना। तो बच्चों देखो I1 करंट के यानी लूप के अंदर हमारे पास एक ऐसी करंट सोर्स मौजूद है जो कि एक साइड पे है, मतलब कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा, जो सुपर लूप या सुपर मैश की कंडीशन बना रहा हो, ये एक साइड पे है। तो लिहाजा ये मुझे I1 की वैल्यू दे सकता है। देखें I1 जो है, अब इसकी जो डायरेक्शन है और I1 की डायरेक्शन है सेम टू सेम डायरेक्शन है, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर हम इस तरफ लाएं I1 को तो ये भी ऊपर की तरफ जाती है और ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, डेट्स वाई दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। अगर तो मतलब मुखालिफ डायरेक्शन होते बस -2 मिली एम्पेयर हमने कर देना था, यानी साथ में बस माइनस लगा देना था, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डेट्स वाई हमें I1 की तो वैल्यू मिल गई। अब बस मुझे I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये चीज़ याद रखिएगा, KVL यानी कि लूप एनालिसिस कहता है जिस लूप की आपको वैल्यू मिल जाए ना करंट की, उसके ऊपर आप कभी KVL नहीं लगाते, आप हमेशा उन लूप्स पे लगाते हो जिनकी आपको वैल्यू नहीं पता होती। तो ये दो लूप रह गए जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता करंट्स की, डेट्स वाई हम इन दोनों पे KVL लगाएंगे। पहले I2 पे लगाते हैं फिर I3 पे लगाएंगे, ठीक है। तो लूप 2 के ऊपर बच्चों KVL लगाने लगे। KVL मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने होते हैं। तो चलो आओ चलना स्टार्ट करते हैं। आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 2। तो बच्चों कहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखें करंट हमारी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी, अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे माइनस के पोल में एंटर करिए, डेट्स वाई आगे -2। मजीद आगे बढ़ते हैं तो 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से दो करंट्स गुजरती हैं, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। ओहम्स लॉ लग गया, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस किया, हमारे पास वोल्टेज इसके लिख दिए जाएंगे। लेकिन इसमें से दो करंट पास करिए, देखें I2 जब ऊपर की तरफ जा रही है, I1 ऐसे इसमें से घूम के नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दो करंट्स इसमें से गुजरती हैं तब इसमें बच्चों क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं।
दैट्स वाई हम क्या करेंगे बच्चों, हमें दोनों यहाँ पे करंट्स का जो मतलब रिलेशनशिप बनता है वो लिखना होगा। दोनों आपस में एक सिमत में नहीं ना जा रही है, यानी कि दोनों मुखालिफ सिमत में जा रही हैं। तो हम उस करंट को पॉजिटिव रखेंगे जिसके ऊपर केवीएल चल रहा है, लूप 2 के ऊपर केवीएल लगा रहे हैं, दैट्स वाई उसकी करंट को प्लस में लिख लेंगे, बाकी को नेगेटिव। ओके, इसी तरह से बच्चों जब इस 1 किलो ओम की बारी आती है तो इसके केस में भी यही केस चलता है कि इसमें से दो करंट पास कर रही है, I2 ऐसे नीचे को जा रही है, I3 को देखा जाए ऐसे घुमा के तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों की मुखालिफ सिमत है, लेकिन हम I2 को पॉजिटिव रखेंगे। समझ आ गया ना, मैंने एक दफ़ा बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा फिर। I2 माइनस I3 ओके हो गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। हम देखें 2 वोल्ट पे वापस आ गया। अब इसकी इक्वेशन बना दें ऐसे सही एक फॉर्म में। देखें बच्चों 1KI2 प्लस 1KI2 ये कितना हो जाएगा, 2KI2। ओके, उसके बाद देखो हमारे पास I3 क्या बनता है, माइनस 1KI3 बनता है। और ये जो I1 है मैंने इसको पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों मुझे इसकी वैल्यू पता है I1 की, डेट्स में मैं पहले ही पुट कर दूंगा। देखें जरा ये 2 दूसरी जानिब जाके क्या हो गया, +2 हो गया, और इधर था ये -1KI1, ये दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, -1KI1 जो आया होगा दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, +1KI1, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। और I1 की आपको वैल्यू पता है, तो चलो अभी मैं यही लिख देता हूँ और नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ फिर यहाँ क्या आ जाएगा। देखें 2KI2 माइनस 1KI3 इज इक्वल टू, देखो बच्चों I1 की वैल्यू है 2 मिली, जब यहाँ पे मैं इंटू यानी कि 1K इंटू 2 मिली करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, क्योंकि किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 + 2 कितना होता है 4, तो ये इसकी इक्वेशन 1 आ गई। ओके हो गया। अब आपने लूप 3 के ऊपर केवीएल लगाना है, ये आपका लूप 3 है, तो चलो इसके ऊपर केवीएल लगाएं, अप्लाई केवीएल एट लूप 3। ओके, तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों करंट जब यहाँ से गुजरेगी 1 किलो में से, इसमें कैसे वोल्टेज पैदा होते हैं, जब इसमें से दो करंट गुजरती हैं, एक I3 और एक I2 नीचे की तरफ जा रही है जबकि I3 ऐसे ऊपर की तरफ, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा हम कौन सी करंट पॉजिटिव रखेंगे, लूप 3 की, क्योंकि इस दफ़ा लूप 3 के ऊपर केवीएल लग रहा है। तो I3 माइनस I2 इसका फार्मूला आ गया, यानी कि दो करंट्स थी ना। उसके बाद इस आगे बढ़ते हैं तो करंट देखो 1 किलो हम रजिस्टर में से गुजरती है, इसमें से सिर्फ एक करंट गुजर रही है जिसकी वजह से वोल्टेज पैदा हो रहा है, डेट्स वाई इसका फार्मूला आ गया 1KI3। मजीद आगे बढ़ते हैं तो इसके पॉजिटिव पोल में करंट एंटर करती है, तो ये आगे +4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन बना लो और फिर इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपने I2 वाला वेरिएबल रखना है जो कि बनता है -1KI2 इस इक्वेशन में ओवरऑल, और फिर I3 वाला जो कि बनता है 2KI3। फिर बच्चों आपके पास ये जो +4 है दूसरी जानिब जाके हो जाएगा -4, ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब इसको मैट्रिक्स मेथड में हम लिखेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो वो कैसे लिखते हैं और इसको मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करने के बाद ये कैसे सॉल्व होता है ये आपने समझ लेना बच्चों। 3.1 एग्जाम्पल और 3.11 एग्जाम्पल देखनी है हमारे चैप्टर 3 की, ताकि आपको समझ आ जाए। लीनियर सर्किट एनालिसिस की प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएगी। तो इसको मैं मैट्रिक्स मेथड फॉर्म में लिखने लगूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे मैं जगह वेस्ट नहीं करना चाहता, यहाँ पे लिखने लगूँ। ज़रा गौर कीजिएगा, पहले आपने इनके जो कॉन्स्टेंट साथ में लिखे हुए हैं वेरिएबल्स के साथ, वो ऐसे रो वाइज लिखने हैं हर इक्वेशन के। देखें इसके साथ 2K फिर -1K, तो ये 2K पहले लिखा फिर -1K लिखा, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन का पहले -1K है और फिर है 2K। अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए, पहली इक्वेशन में अगर I2 पहले है तो दूसरी में भी I2 पहले होना चाहिए, ठीक है। तो डेट्स वाई मैं कहता हूँ एक ही आर्डर रखो, फिर कॉलम वाइज इनके वेरिएबल्स लिख देने I2 और I3, ठीक हो गया। फिर इज इक्वल टू वाले नंबर इस साइड पे लिखना है, वो क्या है बच्चों, एक 0 है, सॉरी एक 4 है और एक -4 है, एक 4 है और एक -4 है, 4 एंड -4। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको दोनों की वैल्यू बता दूंगा। हमें आपको पता बस I3 की वैल्यू चाहिए, तो आपको कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ कैसे वैल्यूज आती हैं, फिर आप ये मेथड सीखने के लिए बेताब हो जाओगे। तो बच्चों ये देखो मुझे कैलकुलेटर ने खुद रिजल्टेंट दे दिए हैं। जो I1 की वैल्यू आई है वो है 1.33, सॉरी I2 की जो वैल्यू आई है, I2 की वैल्यू आई है 1.33 और I3 की वैल्यू आई है -1.33, यानी कि I3 की वैल्यू है हमारे पास -1.33। तो ये कैसे आप हल कर सकते हैं ये मैंने बता दिया, कहाँ से आपने जाके देखना है। ओके, तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो मुझे ISC की वैल्यू मिल जाएगी। I1 की वैल्यू कितनी है, 2 मिली, माइनस इंटू I3 की क्या वैल्यू है बच्चों, -1.33। तो लिहाजा यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा -1.33 तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 3.33 मिली एम्पेयर, यानी कि हमारे पास ISC की वैल्यू आ गई है। उसके बाद बच्चों नॉर्टन का ये कहना था कि सेम टू सेम थेवेनिन्स का काम पकड़ लेता हूँ कि मैं क्या करूँगा, R थेवेनिन्स, यानी कि जितना सर्किट मैंने पीछे छोड़ा होगा उस सब की टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा। वो कैसे निकालते हैं बच्चों, हमने क्या करना होता है, हर एक सोर्स को ऑफ कर देना होता है, जो भी उसमें करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगा होता है उन सबको ऑफ करके जहाँ पे हमने ISC अटैच की होती है वहाँ पे ओपन पोल छोड़ के R थेवेनिन्स निकाल लेनी होती है। तो देखें इसका सर्किट फिर कैसा बनेगा वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, ताकि हम अलहदा से उसकी रेजिस्टेंस निकाल लें। देखो बच्चों ये आपके सामने वो वाला भी और ये पेज भी, तो ज़रा गौर कीजिएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, देखें मैंने ISC की जगह वो मेंशन करना, तो देखो पहले मैं ये बना लेता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये आ गई 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस,
और ये ऐसे वायर है, और यहाँ पे भी 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस। जब बच्चों एक वोल्टेज सोर्स ऑफ होता है तो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करने लग पड़ता है। तो ये वाला वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट का जब शॉर्ट हुआ, क्योंकि ऑफ किया हमने, ये शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करना शुरू हो गया, तो ये शॉर्ट वायर आ गई। तो ये कुछ ऐसे बन गया सर्किट, ठीक है। उसके बाद देखें, जहां पे मैंने बताया ISC लगी हुई है, जहां पे हमने मतलब कि आउटपुट निकाली थी, उसको ओपन पोल से रिप्लेस करके वहां पे आर थेवेनिन्स मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे आ गया आर थेवेनिन्स, ओके। ये चीज़ ऐसे। अब देखो बच्चों, इस तरफ अब ये वाली वायर भी हमारे पास मौजूद थी, जहाँ पे 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और नीचे था वोल्टेज सोर्स जो कि शॉर्ट हो चुका होगा, क्योंकि वो ऑफ हो गया तो वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ये आ गया 1 किलो ओम। और जो इस साइड पे बच्चों करंट सोर्स है, जब करंट सोर्स ऑफ होता है तो ऐसा ओपन सर्किट के तौर पर वर्क करता है, तो लिहाजा वो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब आप इस मतलब के रजिस्टर पे आ जाएं, ताकि हम आर थेवेनिन्स निकाल के बाद में पुट कर सकें वहाँ पे। ये कुछ मैं ज़्यादा ही बच्चों ले गया हूँ नीचे वायर, लेकिन बात वही है, ठीक है। ओके हो गया। ये वायर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसकी वजह ये आगे ना इसमें कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, ये वैसे ही है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला 1 किलो ओम और ये वाला 1 किलो ओम आपस में क्या है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। किस तरह से देखो, इनका एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, दोनों वायर्स का, दोनों रजिस्टर की वायर्स का, और एक टर्मिनल ऊपर यहाँ पे कॉमन हो रहा है। जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो, तो दो रेजिस्टर के दरमियान जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो वो आपस में पैरेलल में होते हैं। तो इन दोनों का पैरेलल R1 के नाम से निकाल लेते हैं, ठीक है जी। क्या कैसे निकलेगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज के नीचे सम। तो ये बच्चों आ जाएगा 0.5 किलो ओम, ठीक है। अब देखें, हमने क्या किया, हमने इतना सर्किट उतार के सॉल्व किया, यानी कि दो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन चेक किया है। इनको जब सॉल्व किया तो हमें पता चला इन दोनों की जगह एक रजिस्टर ही लगा दिया जाए, वही बहुत है। तो वो क्या है जी, वो कितनी का आया हमारे पास बच्चों, देखो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, देखें कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखें, ये 1 किलो ओम, ये वाला इस साइड वाला, ये अपनी जगह पे एज इट एज कायम है, ठीक है। और इस तरह से इसकी वायर आ रही थी, और यहाँ पे थी हमारी आर थेवेनिन्स। अब ये जो हमने अभी यहाँ पे ये उतार के सॉल्व किया, उसका जो रजिस्टर आया उसने ऐसे, उसको आपने ऐसे ही एज इट एज यहाँ पे कनेक्ट करवा देना। कितने का आया बच्चों, 0.5 किलो ओम का आया, ठीक है। अब हम आर थेवेनिन्स कैलकुलेट कर लेंगे इस स्टेप में, देखें कितनी आ रही है। जरा गौर करें, इन दोनों रजिस्टर के दरमियान बच्चों क्या रिलेशनशिप है। इसको हमने इस वजह से नहीं यहाँ पे आप ड्रा किया, क्योंकि इसके होने या ना होने से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता इस वायर के, क्योंकि इसमें रजिस्टर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके। तो देखो, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप नजर आ रही है, सीरीज में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल वायर का कॉमन हो रहा है, दूसरा दोनों का ओपन है, यानी कि आपस में कनेक्टेड नहीं है, डेट्स वाई ये दोनों सीरीज में है। तो आर थेवेनिन्स इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगी, यानी कि 1 + 0.5 हो जाएगा, जो क्या आता है 1.5। तो ये आ गई बच्चों आपके पास 1.5 किलो ओम। अब देखें, जो अपना मतलब कि नॉर्टन था, उसने किस तरह से कहा था कि इनको कनेक्ट करवाना है। देखें, उसने कहा था कि थेवेनिन्स क्या करता था, VOC को सीरीज में कनेक्ट करवाता था आर थेवेनिन्स के साथ। तो आपने क्या करना है, अब करंट का केस आ गया, तो करंट को आपने कनेक्ट करवाना है, जो आपकी ISC करंट है। कितनी वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों ISC की, यहीं कहीं पे मैंने लिखी होगी, कहाँ पे लिखी है यार ISC, ये है बच्चों 3.33 मिली एम्पेयर। उसके साथ आपने जो आपका आर थेवेनिन्स आया है, उसको आपने सीरीज की बजाय पैरेलल में कनेक्ट करवाना है, ये कहना था नॉर्टन का। और ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी आप जाके कंसेप्चुअल वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पैरेलल में कनेक्ट करवाना है आर थेवेनिन्स, और आगे से जो आपने सर्किट कट किया हुआ था उसको इसके आगे ही आपने कनेक्ट करवा देना है 3.33। यार ये फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, गलती हो रही है आजकल बच्चों, यार दिमाग घुमा हुआ है बस, इसको वैल्यू गलत लिखती है। ये 1.5 किलो ओम अभी हमने निकाला, 1.5 किलो ओम का है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने जो वायर कट की थी वो लगानी है। देखिए, वायर हमने ये 4 किलो ओम वाली कट की हुई है, तो उसको इसके आगे ऐसे आपने अटैच करवा देना, ऐसे आ जाएगी ये वायर, ठीक है। अब हम इस वायर के क्रॉस करंट फाइंड आउट करना चाहते थे, वो देखें करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रही थी, यानी कि इस तरह डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, ओके हो गया। ये देखिए, हमने बस वायर कनेक्ट करवा दी। अब मैं I0 को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो बच्चों यहाँ पे कई मेथड है, आप चाहे KCL लगाने बैठ जो, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम थ्रू करंट डिवीजन रूल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे पूछने बैठ जाते हैं सर ये आपको कैसे पता चलता है, तो इसका बच्चों असल तरीकाकार यही है। अगर कोई सर्किट आपके पास पैरेलल फॉर्म में पड़ा हुआ है ना, मतलब वायर्स पैरेलल में कनेक्टेड और करंट आके डिवाइड हो रही है कहीं पे, तो वहाँ पे या तो KCL चलता है या करंट डिवीजन रूल चलता है, ठीक है। अगर आपका सर्किट पूरा लूप फॉर्म में हो, तो यानी जैसे ये लूप थे, तो वहाँ पे KVL चलता है, और यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं था लग सकता, इसकी ये वजह होती है, ओके। तो देखो, अब मैं I0 को कैलकुलेट करना चाहता हूँ थ्रू करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता था, जिस वायर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस आपने ऊपर रखनी है। 4 किलो ओम के जो वायर है, इसकी पैरेलल में कौन सी वायर लगी हुई है, ये वाली वायर, क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल दोनों वायर्स का देखिए आपस में कॉमन है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो अगर 4 किलो ओम वाली वायर के पैरेलल वाली वायर की रेजिस्टेंस हमने ऊपर रखनी है, तो वो ये वाली वायर बनती है, तो इसकी रेजिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे, जो कि है 1.5 के,
ओके। और बटे में आ जाएगा बच्चों टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी वायर की प्लस पैरेलल वायर की, यानी कि 4K प्लस 1.5K पैरेलल वायर की मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी कि जो वो वाली करंट जो आके दो हिस्सों में तकसीम हुई वो है बच्चों 3.33 मिली एम्पेयर। तो इस इसको हम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई दे देंगे 3.33 मिली। तो बच्चों ये हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आ गई है 0.9 मिली एम्पेयर। ओके हो गया।